आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो हजारों शब्दों की कहानियां कह रही हैं। 45 दिन के महाकुंभ में इतने बड़े उत्सव के बाद संगम का मेला क्षेत्र आज पूरी तरह से सूना पड़ा है। आज ना तो यहां आम लोगों की भीड़ है, ना श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें हैं, ना वीआईपीओं के लिए कोई अलग से व्यवस्था की जरूरत पड़ रही है और ना ही पुलिस का लंबा चौड़ा बंदोबस्त है। आज कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से यहां आ सकता है, स्नान कर सकता है, जितनी देर चाहे उतनी देर यहां रुक सकता है। मतलब 24 से 48 घंटे में ही इस महाकुंभ की रौनक अब जा चुकी है। और जिस हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बातें हम लगातार इन 45 दिनों तक कर रहे थे कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जो हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द था, वो सौहार्द भी कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। और शायद इसी को हम समय कहते हैं, इसी को समय का चक्र कहते हैं। महाकुंभ समाप्त होने के सिर्फ एक दिन के बाद ही 27 फरवरी को प्रयागराज के एक इलाके में गौवंश के कई टुकड़े पाए गए। पुलिस का कहना है कि कुछ अराजक तत्वों ने गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर, उसके पैर और दूसरे अंगों को हिंदुओं के घरों के सामने फेंक दिया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए पहले से ही आपको हम आगाह कर रहे हैं, इसलिए आपको इन्हें पूरी स्पष्टता के साथ हम दिखा भी नहीं रहे हैं। लेकिन हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि इस इलाके में जिस तरह से गाय के बछड़े के अलग अलग अंगों को काटकर फेंका गया, उसके पीछे एक घृणा और एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। नफरत के अलावा कुछ नहीं है। ये हम लगातार आपसे ये बात कहते आ रहे हैं कि देश को प्रयागराज के हिंदू और मुसलमानों से सीख लेनी चाहिए, जहां 45 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन हुआ और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद एक दिन के लिए भी नहीं हुआ। प्रयागराज में पूरे देश से 66 करोड़ हिंदू आए, लेकिन किसी भी हिंदू ने सड़कों पर कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया और ना ही किसी दूसरे धर्म के लोगों को जरा सी भी कोई चुनौती दी। लेकिन महाकुंभ के समाप्त होते ही प्रयागराज में एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस एफआईआर में घटना को लेकर दो बड़े आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप यह है कि हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके उनके सामने गोवंश के टुकड़ों को जानबूझकर फेंका गया और दूसरा आरोप यह कि इस घटना के पीछे मुस्लिम समुदाय के लोग हो सकते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर यह घटना हुई है वहां से कुछ ही दूरी पर एक इलाके में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम समुदाय की है। एफआईआर में यह भी दावा है कि इससे पहले भी पिछले 6 महीने में कम से कम 2 बार इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें गाय की हत्या करके उसके अलग अलग अंगों को हिंदुओं के घरों के बाहर फेंक दिया गया। हम यहां पर एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सिर्फ आरोप है और अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इस घटना के पीछे मुस्लिम समुदाय के ही लोग हो सकते हैं। इसकी कोई पुष्टि नहीं है। यह जांच का विषय है। जांच के बाद पता चलेगा कि ये आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं। एफआईआर में जो कुछ लिखा है अभी हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस भारत में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, उसी भारत में गायों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों दिखती है? देश भर में गायों को इतनी नफरत और क्रूरता का सामना क्यों करना पड़ता है? याद कीजिए, इसी साल बेंगलुरु में 12 जनवरी को सैयद नसरू नाम के एक व्यक्ति ने बहुत ही क्रूरता से 3 गायों के थन काट दिए थे। 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के मंदसौर में कुछ लोगों ने एक गाय का सिर काटकर सड़क पर फेंक दिया था। जून 2024 में मध्य प्रदेश के रतलाम और इससे पहले झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की घटनाएं हुई और यह सूची बहुत लंबी है। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं जिनमें गायों को इसी तरह से नफरत का शिकार बनाया गया है। इन घटनाओं का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस तरह दूसरे जानवरों के खिलाफ होने वाली हिंसा को गंभीरता से लिया जाता है, वैसा गायों के मामले में नहीं होता। जब गायों के खिलाफ, गायों के साथ यह हिंसा होती है तो एनिमल राइट्स वाले लोग भी नहीं आते। गायों के खिलाफ हिंसा को सांप्रदायिक माना जाता है और कोई भी संस्था, सरकार और नेता इन बेजुबान गायों के अधिकारों का मुद्दा उठाते ही नहीं। गाय हिंदू धर्म के साथ जुड़ी हुई है तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जानवरों के अधिकारों को लेकर जो संस्थाएं लड़ती हैं,
एनिमल राइट्स को लेकर जो लोग आवाज उठाते हैं वो गायों के खिलाफ हो रही इस क्रूरता पर चुप बैठे रहेंगे? आप खुद सोचिए, क्या गायों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर इसलिए बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि गायों को सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है? क्या सिर्फ इसीलिए? सबसे बड़ी बात यह है कि गाय स्वभाव से सबसे शांत जानवर है और वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। गाय सिर्फ देना जानती है, आपसे लेगी कभी भी कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद गायों को कई बार नफरत का शिकार होना पड़ता है। और आज भी आप इस खबर को देखिए जिसकी पूरे देश में आज कहीं चर्चा तक नहीं हो रही। आज आपको प्रयागराज से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि महाकुंभ समाप्त होते ही प्रयागराज में इस तरह की घटनाएं कैसे शुरू हो गईं और क्या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी साजिश है। जिस धर्म नगरी प्रयागराज में पिछले 1.5 महीने से सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा था, आज उसी शहर को किसी ने सांप्रदायिक आग में झुलसाने की साजिश रची है। प्रयागराज के दरियाबाद में कुछ असामाजिक लोगों ने हिंदू परिवारों के घर के आगे गाय के बछड़े के टुकड़े फेंक दिए। सुबह जब दरियाबाद के हिंदू परिवार अपने घर के बाहर निकले तो किसी घर के बाहर गाय के बछड़े का सिर था तो किसी के घर के बाहर उसके पैर और बाकी अंग। ये साफ था कि साजिश हिंदुओं को भड़काने की थी, प्रयाग को हिंसा की आग में जलाने की थी। गोवंश का धड़ जो है और गली में पैर जो है, दूसरी गली में जो है मांस के लुथरे पड़े हुए थे। सब लोग मिलकर लोग थाने गए, इसे सूचना दिया, FIR दर्ज कराया। इस तरह की घटना 3-4 बार हो चुकी है। क्योंकि महाकुंभ बहुत कुशलता पूर्वक संपूर्ण हो गया तो कुछ अराजक तत्व जो है वो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे त्योहार आ रहा है, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि महाकुंभ इतनी अच्छी तरह से सकुशलता से कैसे संपन्न हो गया। नाले पे 3 महीना पहले जानवर का हिस्सा फेंका गया था जिसकी शिकायत की गई थी। इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी FIR दर्ज हो गई है। हम आशा करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। हिंदू परिवारों ने जब अपने घर के बाहर पूजनीय गौवंश के अंग देखे तो वो इस साजिश को समझ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जांच की तो पाया कि घरों के बाहर ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद नाले में भी गाय के बछड़े के अंग फेंके गए थे। ये नाला है और नाले के बगल में ये पूरी मुस्लिम बस्ती है। तो यहाँ पर इस तरह की जो शिकायत है मिली है तो इसके बाद ये जो लोग हैं ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो दोबारा कोशिश की गई है सौहार्द बिगाड़ने की, ये ना हो। और योगी सरकार से मांग की गई है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दरियाबाद के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी 2 बार इस तरह की साजिश हो चुकी है। गाय के बछड़े के अंग फेंकने को लेकर ये लोग पास के मुस्लिम मोहल्ले के असामाजिक तत्वों पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस अब CCTV कैमरे के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, आज तक। इस मामले में पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसका एक अंश मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और उसमें लिखा है, आज दिनांक 27/2/25 को सुबह लगभग 7 बजे मैं जब घर से निकला, ये शिकायतकर्ता का वर्जन है जो उसने लिखा है, तो देखा कि मेरे घर के सामने गोवंश का सिर कटा हुआ पड़ा था तथा पड़ोस में जो एडवोकेट रहते हैं उनके गेट के बगल में भी गोवंश का पैर पड़ा था। और फिर उन्होंने ये भी लिखा है, गोवंश के शरीर के अंग छिन्न भिन्न अवस्था में मोहल्ले में बिखरे पड़े थे। हम लोगों के मोहल्ले के नाले के उस पार मुस्लिम बस्ती है और उस बस्ती के कुछ अराजक तत्वों द्वारा गोवंश के अंश को काटकर फेंका गया है। इससे पहले भी 2 बार 6 महीने के अंदर ऐसी घटना घटित हो चुकी है, ऐसा इस FIR में लिखा हुआ है। अब यह जांच का विषय है, आरोप लगाए गए हैं। जांच के बाद यह पता चलेगा कि यह वाकई कोई सांप्रदायिक मामला है या किसी ने जानबूझकर कोई षड्यंत्र किया है, साजिश की है ताकि दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हो जाए।
आज हम बस यही पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश में गायों के खिलाफ होने वाली हिंसा को सांप्रदायिक मानकर भुला दिया जाएगा और इन पर चर्चा तक नहीं होगी। और आज हम आपसे एक बात और भी कहना चाहते हैं, वो ये कि जिस देश में गाय, कन्या और नदियां ईश्वर की तरह पूजी जाती हैं, उसी देश भारत में ये सबसे बुरी हालत में भी हैं। ये भी सोचने की बात है। आज हम आपसे समय यानी वक्त के बारे में भी कुछ कहेंगे। इंसान जीवन भर सबकी कीमत लगाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि समय से कीमती कुछ नहीं है और ये समय ही है जिसका मूल्य समझा जाना चाहिए, समझा जाता है। समय बड़ा बलवान होता है। आज से 48 घंटे पहले तक महाकुंभ का मेला क्षेत्र लाखों लोगों से भरा हुआ था। संगम के घाटों पर हिंदू श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें थीं। हमारे देश के वीआईपीओं के लिए मेला क्षेत्र में अलग से व्यवस्थाएं की गई थीं। चारों तरफ पुलिस के बंदोबस्त थे और पूरी दुनिया इस आयोजन को देख रही थी। लेकिन आज यही मेला क्षेत्र 48 घंटे के बाद बिल्कुल सूना पड़ा है, शांत पड़ा है और ये खामोशी बता रही है कि सारी जो कीमत है वो समय की होती है, महत्व समय का है। आज भी संगम के घाट, गंगा और यमुना की पवित्रता और यह प्रयागराज शहर वैसा कि वैसा ही है, इसमें कुछ बदला नहीं है। जैसी हवा, जैसा पानी और जैसा वातावरण 48 घंटे पहले था, वैसा ही अब भी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की रौनक समाप्त हो चुकी है और ये समाप्त इसलिए हुई है क्योंकि वो समय, वो घड़ी अब बीत चुका है। जब समय था तो इन सब का मूल्य था। आज जब समय बीत चुका है, वो घड़ी बीत चुकी है, तो इन सब का मूल्य खत्म हो गया, यहां सब सूना पड़ा है। और इसीलिए कहते हैं कि कीमत लोगों की, वस्तुओं की और आयोजन की नहीं होती, बल्कि कीमत होती है समय की, क्योंकि ये बिना रुके ऐसे ही चलता रहता है और बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं कि समय की कीमत उससे पूछो जिसकी 1 मिनट पहले ट्रेन छूट गई हो या फ्लाइट छूट गई हो। और आज महाकुंभ की कहानी भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए आज इन तस्वीरों को देखकर समय के महत्व को समझिए। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन ये होता है समय की वजह से। ये समय का महत्व है। जब एक स्थान पर उस समय के महत्व की वजह से उत्सव मनाया जाता है और फिर जब वो समय निकल जाता है तब उत्सव जो है वो बिल्कुल खामोशी में छा जाता है। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे जो हमारे देश के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इनमें पहली तस्वीर झारखंड के हजारीबाग की है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर एक कथित मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हिंदू पक्ष को लाउडस्पीकर नहीं लगाने दिया और इस पर वहां सांप्रदायिक दंगे हो गए। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहां अदालत के आदेश पर पुलिस ने शाही जामा मस्जिद से लाउडस्पीकर को जब हटाया तो मुस्लिम पक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और अब इसके विरोध में मस्जिद के इमाम मस्जिद की छत पर जाकर छत से हर रोज चिल्ला चिल्ला कर अजान करते हैं और उनका कहना है कि लाउडस्पीकर हटने से उनकी अजान बंद नहीं होगी और हम भी अजान के खिलाफ नहीं हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर ये विरोधाभास क्यों है? और भारत में एक ही कानून है, अदालतें हैं, संविधान है। अदालत के आदेश के बावजूद अगर कुछ लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर इन्हें डिस्काउंट क्यों मिले? ऐसा क्यों है कि इस देश के एक राज्य में हिंदू पक्ष जब महाशिवरात्रि पर लाउडस्पीकर लगाने की बात कहता है तो उस पर सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, और जब इसी देश के एक दूसरे राज्य में मस्जिद से बाकायदा अदालत के आदेश पर लाउडस्पीकर को हटाया जाता है तो इसे मुस्लिम विरोधी बता दिया जाता है और मस्जिद के इमाम मस्जिद की छत से चीख चीख कर अजान करते हैं और इस पर पूरे देश में बात होती है और कहा जाता है कि देखिए देश में क्या हो रहा है, कैसे एक धर्म को दबाया जा रहा है। तो ये जो है इसका वीडियो लगातार आज का ग्राउंड जीरो का मीटिंग है और आपको ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो ये मस्जिद है, इस मस्जिद के ऊपर आ करके जो यहाँ से इमाम वो अजान कर रहे हैं। यहाँ जो अजान पढ़ने का तरीका है वो अजान बगैर लाउड स्पीकर की होती है।
वो मस्जिद में जो होता है वो छोटा सा अंदर ग्राउंड, उसमें लाउड स्पीकर नहीं होता, बस वैसे अंदर मस्जिद में अजान हो जाती है। संभल में सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर पूर्व से ही हटाए जा चुके हैं। यदि अवैध रूप से चलता हुआ पाया गया तो विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। संभल में लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने या फिर मंदिरों में जिस तरीके से लाउड स्पीकर लगा करके उसको रोक लगाई गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, आप देखिए कि उसके बावजूद यहाँ पर जो संभल की शाही मस्जिद है, यहाँ पर आप देखिए कि उसके छत के ऊपर जा करके जो यहाँ के मौलाना हैं वो अभी अजान यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो ये मस्जिद है, इस मस्जिद के ऊपर आकर के जो यहाँ के इमाम हैं वो अजान पढ़ रहे हैं। दो तस्वीरें एक ही देश की। अब आपको इस डिजिटल युग की सबसे खतरनाक लत के बारे में बताएंगे। लत यानी आदत, बुरी आदत। और लत कई प्रकार की होती हैं, लोगों को अलग अलग तरह की लत लग जाती हैं जिनसे वो अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। लेकिन ये जो नई लत लग रही है हमारे देश को, युवाओं को, ये लत है सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने की लत। महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने और कपड़े बदलने के जो आपत्तिजनक वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे थे, फॉरवर्ड हो रहे थे, उस मामले में प्रयागराज की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का नाम है अमित कुमार झा और इसकी उम्र है सिर्फ 27 साल। यह पश्चिम बंगाल के हुगली का रहने वाला है और यह किसी और धर्म से नहीं है बल्कि ये हिंदू धर्म से ही है। और इसने सिर्फ कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए इतना बड़ा अपराध किया। इसने पुलिस को बताया कि यह अपने YouTube अकाउंट पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसने महाकुंभ में स्नान करते वक्त महिलाओं के वीडियोस बनाए और अपने YouTube चैनल पर उन वीडियोस को अपलोड कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चाहता था कि इसके व्यूज बढ़ जाएं। इस व्यक्ति का यह भी कहना है कि अगर इन वीडियोस से उसके व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते तो उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता और YouTube से वो पैसे कमाने लगता। और ये सोचिए कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक सोच, कितनी खतरनाक विचार है ये हमारे देश के युवा। क्योंकि YouTube पर एक बेंचमार्क बनाया गया है कि अगर आपके इतने सब्सक्राइबर्स और इतने व्यूज नहीं हैं तब तक ये कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। और यहां इतने व्यूज या सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए अब आप देखिए देश के युवा अपने YouTube चैनल पर क्या क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए और फिर इन व्यूज के बाद उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें पैसा चाहिए। आज भारत के बहुत सारे युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाने की लत का शिकार हो चुके हैं। यह नई लत है भारत के युवाओं की और इसका बड़ा कारण यह है कि ये मेहनत और काम करके पैसा नहीं कमाना चाहते, बल्कि इस तरह की आपत्तिजनक वीडियोस बनाकर ये समझ चुके हैं कि जितना आपत्तिजनक वीडियो आप बनाएंगे, जितनी अश्लील बातें अपने YouTube चैनल पर या सोशल मीडिया पर करेंगे, उतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे और घर बैठे बैठे ये पैसा कमाने लगेंगे। आज भारत में लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके Instagram, YouTube या फिर Facebook पर अकाउंट्स हैं। इनमें भी 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियमित रूप से शॉर्ट वीडियोस और रील्स बनाते हैं। और इन युवाओं को हमारे देश में कंटेंट क्रिएटर्स कहा जाता है और जिन लोगों के थोड़े ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं अब उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कहा जा रहा है। लेकिन एक दूसरा तथ्य यह भी है कि इन 8 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2 लाख लोग ही ऐसे हैं जो अपने वीडियोस बनाकर पैसा कमा पाते हैं। बाकी के 7 करोड़ 98 लाख लोगों को यह सब करके भी कुछ ज्यादा नहीं मिलता, वो पैसा नहीं कमा पाते। और ये युवा पैसा कमाने के लालच में ज्यादा व्यूज पाने की लत का शिकार हो चुके हैं और इसके लिए अभद्र, अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट हमारे देश के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अब बना रहे हैं। आज अगर इस 27 साल के लड़के ने महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करते हुए वीडियो बनाए और इन्हें अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया तो इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि इसे कैसे भी किसी भी कीमत पर व्यूज चाहिए थे ताकि ये भी बिना मेहनत किए YouTube से पैसा कमा सके। हम कई बार आपको ये बताते हैं
कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति पुंज है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा संख्या में युवा रहते हैं और इस युवा शक्ति पर हम गर्व करते हैं। लेकिन कड़वा सच यह भी है कि आज भारत के बहुत सारे युवा भटक चुके हैं और सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए ये युवा कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई कंटेंट क्रिएटर अपने चेहरे पर कीचड़ पोतकर वीडियो बना रहा है, कोई अश्लीलता फैलाकर अपने व्यूज बढ़ा रहा है, कोई माता पिता को लेकर अभद्र कंटेंट बनाता है, अभद्र टिप्पणी करता है और ये सब कुछ व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये सब कुछ वायरल होने के लिए किया जाता है। ये सब लोग वायरल होना चाहते हैं, ये सब लोग रातों रात मशहूर होना चाहते हैं, बिना कोई परिश्रम किए, बिना कोई डिग्री हासिल किए, बिना कोई पढ़ाई लिखाई किए, बिना कोई हुनर के। ये सब के सब मशहूर होना चाहते हैं और फिर उसके जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। हमारे देश में ये एक नया उद्योग बन गया है। आज आपको भी ये सोचना होगा कि अगर ये तमाम युवा सोशल मीडिया से ऐसे ही पैसा कमाना चाहते हैं तो ये व्यूज पाने के लिए अश्लीलता का सहारा ही क्यों लेते हैं, कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण यह है कि इन युवाओं को और कुछ आता ही नहीं, इनके पास कोई हुनर है ही नहीं और ये बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम के एक शॉर्टकट लेकर सोशल मीडिया से पैसा भी कमाना चाहते हैं। और इस बात को आप हमारी अगली खबर से और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह जरूर कहना चाहेंगे कि अब हमारे देश में आपके सोशल मीडिया पर कंटेंट की बाढ़ आ गई है। तमाम प्रकार के लोग इस समय सोशल मीडिया पर हैं और वो आपको हर प्रकार का ज्ञान देते हैं, जिसमें कि आधा अधूरा ज्ञान भी होता है, जिसमें झूठ भी होता है, जिसमें अश्लीलता भी है, जिसमें अभद्रता भी है। और इन सब का एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेना, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बनाना और उसके बाद इससे पैसा कमाना। और इसमें प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट हैं आप लोग। प्रोडक्ट हैं वो लोग जो इस कंटेंट को देख रहे हैं, देखकर उन कंटेंट क्रिएटर्स के व्यूज बढ़ा रहे हैं और आपके देखने की वजह से ही ये लोग पैसा कमा पाते हैं। यानी आपका समय बर्बाद करके, आपके दिमाग में अपनी एक जगह बनाकर ये सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स से सावधान रहिए, सोच समझकर आप कंटेंट देखिए, क्योंकि हम हमेशा आपसे ये बात कहते हैं कि कंटेंट जो है वो भोजन की तरह है। जैसे आप शरीर के लिए भोजन खाते हैं, ऐसे ही आपके दिमाग के लिए भी ये भोजन है। आप जितना अच्छा भोजन खाएंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप जितना अच्छा कंटेंट देखेंगे आपका मानसिक स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा। जितना खराब कंटेंट देखेंगे, जितना खराब भोजन आप अपने दिमाग को देंगे, आपके दिमाग, आपका मानसिक स्वास्थ्य उतना ही खराब होगा। इसलिए इनसे सावधान रहिए और इनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए, ताकि इनकी जो गलतफहमी है कि ये जितनी अभद्र टिप्पणियां करेंगे, जितना अश्लील वीडियो बनाएंगे, इस देश के लोग उतना ही ज्यादा व्यूज देंगे, ये गलतफहमी भी इस देश का समाज और आप ही लोग दूर कर सकते हैं। अब इस कहानी का पार्ट 2 देखिए। और बात चल रही है हमारे देश के युवाओं की। बात यह चल रही है कि हमारे देश के युवा परिश्रम क्यों नहीं कर सकते, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर सकते, किसी हुनर की वजह से पैसा क्यों नहीं कमा सकते। इसलिए अब हम आपको हरियाणा के स्कूलों में लेकर चलेंगे। हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ राज्य है, देश की राजधानी दिल्ली से लगा हुआ राज्य। और हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं आजकल चल रही हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में यहां के छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं और इस नकल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है और किताबों का भी खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी ही नकल करते करते ये बच्चे आगे चलकर बिना पढ़ाई किए बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेंगे और फिर ये शिकायत भी करते रहेंगे कि डिग्री लेने के बावजूद अब इनके पास रोजगार नहीं है। सरकार को दोष देते रहेंगे कि देखिए हमने तो ग्रेजुएशन भी कर ली है, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद भी हमें मिला क्या, क्योंकि हम नौकरी तो हमें मिली नहीं। ये नहीं बताएंगे कि वो किसी भी नौकरी के काबिल ही नहीं है, किसी काम के काबिल ही नहीं है, इनके पास कोई दक्षता है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नकल करके इम्तिहान पास की है। अब तक पूरे हरियाणा में शिक्षा बोर्ड के पास नकल करने के 53 मामले दर्ज हो चुके हैं। और हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है नूह। नूह जो है वो दिल्ली से आप समझ लीजिए मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर है। नूह में 2 पर्यवेक्षकों पर क्वेश्चन पेपर लीक करने के भी आरोप लगे हैं। अब एक बार इन तस्वीरों को देखकर जरा सोचिए, अगर ये छात्र इस तरह से खुलेआम नकल करके
बोर्ड की परीक्षाओं में पास हो भी गए, अच्छे अच्छे कॉलेजों में इन्होंने एडमिशन ले भी लिया, तो भी आखिर इनका भविष्य क्या है? जब इन्हें नौकरियां मिलेंगी, कैसे नौकरी मिलेगी? और उसके बाद ये डिग्रियां देकर बोर्ड में इन लोगों को पास करके नकल के जरिए हम सिर्फ अपने देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसे बेरोजगार जिनके पास डिग्री तो है, परीक्षा में रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने ये परीक्षाएं नकल करके पास की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नकल में अकेले सिर्फ ये छात्र ही शामिल नहीं है, बल्कि इनके पूरे के पूरे परिवार इन्हें ये नकल करवाते हैं, इनके दोस्त नकल कराते हैं, इनके टीचर और परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए पर्यवेक्षक भी कई बार इस नकल के रैकेट में शामिल होते हैं। हरियाणा की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि हमारे देश में बेईमानी से पास होने वाले छात्रों की कोई कमी नहीं। और इसलिए सोचिए, जब ये छात्र स्कूल से पास होकर कॉलेजों में जाएंगे और सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए परीक्षा देंगे, तो उन परीक्षाओं में ये छात्र बेईमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर इन्हें नौकरी मिल भी गई तो क्या उस नौकरी में ये ऐसी ही बेईमानी नहीं करेंगे? और ये नकल, ये बेईमानी उन छात्रों के साथ, उन काबिल छात्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय है जो परीक्षाओं में पास होने के लिए दिन रात ईमानदारी से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। उनके माता पिता, उनके परिवार वाले उनके लिए, उनके पढ़ाई पर पैसा खर्च करते हैं, कोचिंग दिलवाते हैं, और ये छात्र परिश्रम के बल पर पास होना चाहते हैं। उनके साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। भारत के ज्यादातर स्कूलों में 5वीं कक्षा के बाद से ही परीक्षाओं में नकल होनी शुरू हो जाती है। आज दुनिया में नकल करके परीक्षाओं में पास होने वाले छात्रों की सबसे बड़ी संख्या हमारे देश भारत में है, और भारत के बाद इस सूची में चीन, पाकिस्तान, रशिया और कंबोडिया का नंबर आता है। और यह नकल भारत की युवा पीढ़ी को कैसे खोखला कर रही है, उसे आप आज इन आंकड़ों से समझिए। आज भारत में पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 29.1% है, जबकि अशिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर सिर्फ 3.4% है। जरा सोचिए क्यों है। इससे यह पता चलता है कि जिन युवाओं के पास डिग्रियां हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने डिग्रियां तो ले ली, बोर्ड की परीक्षाएं तो पास कर ली, लेकिन वो नौकरी के लिए योग्य नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यही नकल और बेईमानी है। कुछ वर्षों के बाद यही बच्चे, जिन्हें अभी हमने आपको दिखाया है, यही छात्र कॉलेजों से बाहर निकलेंगे, उसके बाद नौकरियां मांगेंगे और फिर इस देश की व्यवस्था को दोष देंगे कि देखिए, हम आज भी इतना पढ़ने लिखने के बाद भी घर पर बैठे हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है। भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 80% युवा, एमबीए की पढ़ाई करने वाले 75% युवा, बीकॉम करने वाले 40% युवा, बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी के 63% युवा, पॉलिटेक्निक के 72% और बैचलर ऑफ फार्मेसी के 43% युवा नौकरी करने के योग्य ही नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है परीक्षाओं में होने वाली धांधली, नकल और बेईमानी। जहां आप परीक्षा तो पास कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन आपको आता कुछ नहीं, तो फिर कौन आपको नौकरी देगा? और सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हमारे देश में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि परीक्षाओं में कुछ छात्रों के नकल करने से आखिर क्या ही हो जाएगा, लेकिन कड़वा सच यह है कि यह नकल ही हमारी व्यवस्था को बर्बाद करती है। सोचिए, आज अगर कोई छात्र बेईमानी से पास होकर कभी डॉक्टर बन जाए तो मरीजों का कैसा इलाज करेगा? अगर कोई छात्र बेईमानी से पास होकर इंजीनियर बन जाए तो कैसी सड़कें बनाएगा, पुल बनाएगा, बांध बनाएगा, कैसा काम करेगा? अगर कोई छात्र बेईमानी से पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाए तो वो अपने काम के प्रति क्या ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदार होगा? और अगर कोई छात्र बेईमानी से वकील बन जाए तो वो कैसे हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया के साथ इंसाफ करेगा? और इसीलिए आज ये कहना होगा कि ये जो कुछ छात्र बेईमानी से परीक्षाओं में पास होते हैं, उनकी इस बेईमानी का सीधा असर हमारे देश के लोगों पर और हमारे देश की व्यवस्था पर पड़ता है। ये जो नकल हो रही है, ये मत सोचिएगा कि इस नकल का असर सिर्फ इन पर पड़ेगा। इस नकल का असर आप पर भी पड़ेगा, आपके परिवार पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा, आपकी अगली पीढ़ी पर पड़ेगा, आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। क्योंकि जब आप इन्हीं लोगों में से किसी से कोई काम करवाने के लिए जाएंगे, जब इनसे अपना इलाज कराएंगे, जब इनसे अपने घर का कोई सामान ठीक कराएंगे, जब इनकी गाड़ियों में बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये बिना परिश्रम के पास हुए। और इसे रोकने के लिए हमारे देश की सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।
इस नकल के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था काफी हद तक दोषी है। भारत में 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के 19% पद आज भी खाली पड़े हैं और सबसे हैरानी की बात यह कि जो टीचर सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनमें भी कई टीचर्स योग्य नहीं हैं। ये बात बता दें, ये नहीं कह रहे कि सारे टीचर्स अयोग्य हैं, कुछ टीचर्स अयोग्य हैं, सारे नहीं। इसलिए इस नकल के लिए हमारी सरकारें और उनकी व्यवस्था भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हरियाणा में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा का हाल देखिए। परीक्षा देने वाले जितने लोग परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं हैं, उससे ज्यादा नकल करवाने वाले परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े हैं। सोनीपत के गोहाना में स्कूल की दीवारों पर नकल कराने का पराक्रम देखिए। जान पर खेलकर सर्कस के कलाकारों की तरह ये लोग अपने अपने कैंडिडेट को नकल करवाने की सबसे बड़ी मुहिम पर हैं। परीक्षा केंद्रों में नकल करवाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए दीवार पर चढ़ने का देसी जुगाड़ भी है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की बातें आती हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन को इसके बारे में सूचित भी करते हैं। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है वो आउटसाइड है, वो लोग अंदर तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि अंदर पुलिस पर्सनल है, तो वो फोटोज वगैरह है वो बाहर से ली गई हैं। नकल के मामले में नूह वाले तो सोनीपत वालों से 2 कदम आगे निकल गए। परीक्षा पत्र की फोटो खींचकर वायरल करवा दिया। परीक्षा पत्र लीक हुआ तो एक परीक्षा केंद्र के पास मौजूद बाइक पार्किंग नकल का सेंटर बन गई। जमीन पर बैठकर खूब नकल हुई। जिन परीक्षा केंद्रों में घुसना मुश्किल था, वहां पर खिड़की पर लटककर नकल करवाई गई। पेपर लीक के मामले में यहां 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पेपर लीक करने वाले बच्चों को और जो उसके सुपरवाइजर थे उस रूम के, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने लोग हैं टोटल और सुपरवाइजर कितने हैं? 2 टीचर हैं, 3 बच्चे हैं। क्या कार्रवाई फिलहाल की जाएगी? उनमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था कल ही और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अपनी अनुसार कार्रवाई जारी है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जिनमें परीक्षा केंद्रों की छत पर नकल करवाने वाले मौजूद थे। नकल की इन घटनाओं को लेकर हरियाणा शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। नकल रोकने में फेल होने वालों और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पेपर लीक करने वाले बच्चों को और जो उसके सुपरवाइजर थे उस रूम के, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने लोग हैं टोटल और सुपरवाइजर कितने हैं? 2 टीचर हैं, 3 बच्चे हैं। क्या कार्रवाई फिलहाल की जाएगी? उनमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था कल ही और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अपनी अनुसार कार्रवाई जारी है। सर, आज देखा जा रहा था कि परीक्षा केंद्रों के बाहर अधिक भीड़ थी, तो क्या कारण मानते हैं सर? इसके बारे में पब्लिक की अज्ञानता भी है जी, जबकि पिछले साल केस हो चुके हैं, फिर नहीं मान रही है पब्लिक। और फोर्स भी ना काफी है, ज्यादा की संख्या बढ़नी चाहिए। अच्छा, तो फोर्स की जरूरत है अधिक। हाँ। पुलिस को सख्ती बरतने की जरूरत है। हाँ। इस तरह की नकल की जो घटनाएं हैं उसमें सबसे दुखद बात यह है कि हमारा समाज जो है वो सबसे ज्यादा मदद करता है इस तरह की नकल कराने में। छात्र हैं, छात्रों का परिवार है, यहां तक कि स्कूल के टीचर्स, यहां तक कि पर्यवेक्षक और उस व्यवस्था में जो शामिल लोग हैं वो सब पैसा लेकर भ्रष्टाचार करके ये नकल कराने में मदद करते हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा नेक्सस है और जब तक ये नेक्सस टूटेगा नहीं तब तक हमारे देश की आगे की जो पीढ़ी है वो सुधरेगी नहीं। ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी राय पहले से ही बना ली है।
ये खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां 28 साल के एक युवक ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। और उसने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें वो ये कह रहा है कि पुरुष भी इंसान ही होते हैं और पुरुषों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। कोई तो होना चाहिए समाज में, इस देश में, जो पुरुषों का ध्यान रखे। इस युवक का नाम है मानव शर्मा और ये 28 साल का था और एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में ये रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर काम करता था। सिर्फ 1 साल पहले इस युवक की शादी हुई थी और अब इसके परिवार का भी यही कहना है कि जिस लड़की से इसकी शादी हुई वो इसे दहेज जैसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती थी और इन्हीं धमकियों से परेशान होकर इस युवक ने अपनी जान ले ली और आत्महत्या कर ली। इस तरह की तस्वीरें आपने हमारे देश भर में देखी होंगी, शादी की ऐसी तस्वीरें, लेकिन अंत बहुत दुखद है। सबसे पहले आप आत्महत्या से पहले का ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या ये पूरा मामला वैसा ही है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, या इस मामले में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आम लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। आत्महत्या करने से ठीक पहले इस युवक ने क्या कहा, ये देखिए। सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या एक अपराध है और आत्महत्या किसी भी चीज का, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकती। और इस लड़के ने भी आत्महत्या करके बहुत बड़ी गलती की है। यह वीडियो 6 मिनट 57 सेकंड का है और इसमें इस युवक ने देश के कानून को पुरुष विरोधी बताया है, देश की व्यवस्था को पुरुष विरोधी बताया है और अपने वीडियो में कहा है कि मर्दों के बारे में कोई तो बात करे क्योंकि मर्द बहुत अकेले हैं। और इन बातों से ऐसा ही लगता है कि इसके साथ इसकी पत्नी ने बहुत नाइंसाफी की होगी और पत्नी से परेशान होकर ही इसने आत्महत्या की और ये एक पीड़ित पुरुष था। लेकिन कहानी ऐसी भी नहीं है, कहानी में और भी बहुत बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं है। आज हमने इसकी पूरी कहानी को समझा, देखा और सोचा कि ये पूरी कहानी आप तक आनी चाहिए। हकीकत यह है कि इस युवक में साहस नहीं था। इसने ये आत्महत्या इसलिए की क्योंकि ये अपनी पत्नी के पास्ट को, यानी शादी से पहले के जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शुरुआती जांच के मुताबिक शादी से पहले इस युवक की पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था और यह रिश्ता शादी से पहले ही समाप्त भी हो गया था। लेकिन शादी के बाद जब इस युवक को अपनी पत्नी के इस पास्ट के बारे में पता चला, शादी से पहले के इस प्रेम संबंध के बारे में पता चला और उसकी पत्नी ने भी इस बात को जब स्वीकार कर लिया कि हां ऐसा था और कहा कि वो शादी से पहले जरूर एक रिश्ते में थी लेकिन शादी के बाद उसने कभी भी अपने पति को धोखा नहीं दिया है, तो ये युवक अपनी पत्नी के इस संबंध को स्वीकार नहीं कर पाया। उसे लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसके साथ बेईमानी हुई है और बेवफाई हुई है। वो इसे बेवफाई मानने लगा और इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि ये युवक अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था, ये भी पता चला और इसकी पत्नी बार बार अपने पास्ट के लिए माफी भी मांग रही थी। शादी से पहले जो संबंध थे उसके लिए माफी मांग रही थी, लेकिन वो तलाक भी नहीं देना चाहती थी और इसी बात से दबाव में आकर इस युवक ने आत्महत्या की। और इसीलिए आज हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि इस मामले पर कोई भी राय बनाने से पहले दोनों पक्षों को आपको सुनना चाहिए और जानना चाहिए। इसकी पत्नी का भी एक पक्ष है, अब आप वो सुनिए। अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। मानव के परिवार का कहना है कि उसकी पत्नी और उसके परिवार ने मानव को कानूनी दांव पेच में फंसाने की धमकियां दी थी, जिसकी वजह से ये लड़का डर गया और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जैसे रिकॉर्ड्स मिले हैं, चैट्स मिली हैं, जो आप लोगों को भी पता है, उसके मुताबिक जो निकिता के अफेयर्स रहे हैं, जो मानव को बिट्स एंड पीसेस में पता चले हैं, एक बार में भी नहीं। ये शुरू हुआ है 1.5 महीने से, 1.5 महीने पहले से। धीरे धीरे उसको जब ये सारी चीजें पता चली हैं तो वो लॉस्ट होना शुरू हो गया है और वाकई वो बहुत परेशान था, ये कहता था। तो हमने उसे समझा के और समझाया भी काफी, और वो समझदार बनके ही उसने ये डिसीजन लिया था कि हम म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे। और यही कारण है कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। कोई लाइफ पार्टनर कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसका पार्टनर जिसके साथ वो इतना लविंग एंड केयरिंग इन्वॉल्व है कि उसका पार्टनर उसे चीट कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पता चलने के बाद जब मेरे भाई ने उनसे अलग होने की कोशिश की तो उन्हें डराया धमकाया गया है कि डिवोर्स इजी नहीं होगा, डिवोर्स इजी नहीं होगा, सारे लॉज वुमेन के फेवर में है। डिवोर्स लेने फाइल करने जाएंगे तो ये और इनके माँ बाप पछताएंगे। ये किसने कहा? मतलब आप ये उनकी वाइफ की तरफ से बयान था या किसी थर्ड पर्सन की तरफ से बयान था? बयान नहीं था, ये सिचुएशन ऐसी उसको सामने बनाई गई है। पिछले 3 महीनों में आत्महत्या के 4 ऐसे कम से कम मामले आए हैं जिसमें पत्नी से परेशान होकर शादीशुदा पुरुषों ने आत्महत्या की है। इनमें बेंगलुरु के मामले में बड़ी चर्चा हुई थी, जिसमें अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने 9 दिसंबर 2024 को ऐसे ही आत्महत्या कर ली थी। आपको याद होगा, इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। उसने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमों के बारे में बताया था और कहा था कि उन्हें उनके 4 साल के बेटे से मिलने नहीं दिया जाता। अतुल सुभाष ने भी आत्महत्या से पहले एक प्लेकार्ड बनाया था जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। इस मामले के बाद से पुरुषों की आत्महत्या का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें पूरी कहानी को जाने बिना ही लोग महिलाओं को कई बार गलत मान लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पुरुषों पर अत्याचार नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है और इस पर सरकारों को गंभीरता से सोचने की जरूर आवश्यकता है। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि सारे मामले एक जैसे नहीं होते। इस मामले में इस युवक ने सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने आत्महत्या की और ये एक प्रकार की कायरता है। इसमें क्या होना चाहिए था? हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना तलाक के भी अलग रहते हैं। यह युवक भी ऐसा ही कर सकता था, लेकिन इसने साहस नहीं दिखाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार अदालतों में अपनी एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद वो जीतते भी हैं और खुद की जान लेकर इस रिश्ते को खत्म करने का इसने सबसे आसान रास्ता चुन लिया। एक बार के लिए सोचिए, अगर इसकी पत्नी शादी से पहले अपने पुराने प्रेम संबंध के बारे में इस युवक को अगर शुरू में बता भी देती तो क्या ये उसे स्वीकार करता, क्या उसे माफ करता और क्या उससे शादी करता? हमें लगता है कि रिश्ते का दी एंड आत्महत्या से कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। ये कई बार आपको महसूस होते हैं, कई बार महसूस नहीं होते। अब हमारे समाज में जो युवा हैं उनके बीच प्रेम संबंध होना बहुत आम बात है। ये सब स्कूलों में हो रहा है, कॉलेजों में हो रहा है, शादी से पहले हो रहा है, कई बार शादियों के बाद भी हो रहा है। इस लड़के को इस स्थिति का सामना करना चाहिए था। समाज में होने वाले इस बदलाव से अपने आप को इसे इतना अनभिज्ञ नहीं रखना चाहिए था। रिश्तों में ईमानदारी कम हो रही है,
और इससे यह पता चलता है कि रिश्तों में ईमानदारी की आवश्यकता है। और कई बार आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आपको दूर से तो नॉर्मल दिखाई देंगे, दूर से खुश दिखाई देंगे, लेकिन वो परिवार अंदर से टूटे हुए हैं, वो रिश्ते अंदर से टूटे हुए हैं। लोग बाहर जाते हैं, दिखाते हैं कि वो बिल्कुल खुश हैं, लेकिन घर में आते ही रिश्ते बिल्कुल टूट जाते हैं। ऐसे कितने ही परिवार हैं जो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, और ऐसे परिवारों में मेंटल हेल्थ जो होती है वो लोगों की बहुत बिगड़ना शुरू हो जाती है। और इस मेंटल हेल्थ के बारे में किसी ना किसी को, सरकारों को, या जो भी हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें इस मेंटल हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और ये रिश्तों की वजह से हो रहा है। आज के बारे में इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे, गलती किसकी है ये तो जांच का विषय है। लड़की के परिवार के लोग सही बात कह रहे हैं या लड़के का परिवार सही कह रहा है, यह हम नहीं कह सकते। ये तो जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस युवक को आत्महत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी और स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए था एक मर्द की तरह। और अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, ये तुम्हें सफलता के बाद कहना है।